नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपको पता होगा कि कुछ सालों पहले एक अरब स्प्रिंग नाम से एक दौर चला था। वो दौर दरअसल ये था कि जो खाड़ी देश हैं, जो मुस्लिम देश हैं, उन देशों में एक हवा चली थी लोकतंत्र की बहाली की। क्योंकि आप बताइए कि उन देशों में अभी भी या तो राजवंश है, मतलब राजा ही शासन करते हैं, या फिर वहाँ पर तानाशाह शासन करते हैं। तो उन देशों में एक बयार चली थी अरब स्प्रिंग के नाम से कुछ सालों पहले। तो उसके बाद वो हालांकि सफल नहीं हो पाई पूरी तरह से। तो उसमें हुआ ये कि वहाँ की बहुत सारे जो लोग हैं, काफ़ी संख्या में, लाखों की संख्या में, जब वो सफल नहीं हो पाए तो सरकार ने वहाँ पर दमन शुरू कर दिया और उन लोगों को भागकर यूरोप इत्यादि के देशों में शरण लेनी पड़ी। इसके अलावा भी कई मौके ऐसे आए जब किसी प्रकार की आपदा आई, या जो देश जब युद्धग्रस्त हो गए आपस में, तो उनके जो शरणार्थी हैं, जो अरब देशों के जो शरणार्थी हैं, वो काफ़ी संख्या में, बड़ी तादाद में यूरोप और इस तरफ के देशों में पहुंच गए। तो पहुंचने के बाद वहाँ यूरोपियन यूनियन ने ये कहा कि भाई ये चूंकि शरणार्थी हैं और इनके मानवाधिकारों का मामला है, तो उन देशों ने उसके दरवाजे, अपने दरवाजे उन शरणार्थियों के लिए खोल दिए। और ये ज़्यादातर शरणार्थी, मतलब 90% से ऊपर आप ये माने कि मुसलमान थे, उस वक्त खोल दिए। तो ये माना गया कि साहब ये अपनी यहाँ पर, चूंकि ये पश्चिमी देशों में गए हैं, यूरोपीय देशों में, तो यहाँ पर इनको अच्छी आबो हवा मिलेगी, अच्छा रहने खाने पीने को मिलेगा, अच्छा उनका सिस्टम है। आप जानते ही हैं कि कितनी बढ़िया वहाँ पर जीवन की क्वालिटी, लाइफ की जो क्वालिटी है, जीवन की गुणवत्ता बहुत ही शानदार है वहाँ पर। उनका जीवन का स्तर बहुत अच्छा है, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे किसी भी प्रकार के आधारभूत ढांचे की बात हो, जन सुविधाओं की बात हो। वहाँ पूरी दुनिया से और जो मुल्क हैं उनसे वहाँ बेटर है, वो अच्छा है उनसे वहाँ पर है। तो ये माना गया कि इनको यहाँ शरण शरण दिए तो यहाँ तसल्ली से, चैन से रहेंगे, और जिस देश में शरण दिए उस देश को वो अपना देश मान के उसके कानून को फॉलो करेंगे, और ऐसी कोई बात नहीं होगी जिससे वहाँ किसी प्रकार की अप्रिय घटना या अशांति हो। लेकिन दोस्तों, ऐसा हुआ नहीं, ऐसा नहीं हुआ। और हालत ये हो गई है कि आपने देखा है पिछले दिनों कि फ्रांस में, यूरोप के कई और देशों में, जर्मनी में, जो शरणार्थी जिन्होंने शरण ली थी वहाँ पर, उन्होंने काफ़ी दंगे फसाद किए वहाँ पर, बहुत तोड़फोड़ की, काफ़ी हिंसा की वहाँ पर। तो अब उन देशों में इस बात को लेकर परेशानी और खलबली मच गई कि जिन शरणार्थियों को उन्होंने शरण दिए, अब वो उनके गले की हड्डी बन गए हैं, फांस बन गए हैं। इसके अलावा भी मैं आपको का ध्यान एक बात और दिलाना चाहता हूँ। पिछले दिनों जो फ़लस्तीन के समर्थन में, यानी कि हमास जो आतंकी संगठन है, इसके समर्थन में जो रैलियां और वो तमाम प्रदर्शन हुए, वो ब्रिटेन में, जर्मनी में, फ्रांस में, अमेरिका में लाखों लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया। हालांकि इस दौरान कोई तोड़फोड़ हिंसा नहीं हुई, लेकिन प्रदर्शन बहुत ज़बरदस्त थे। मतलब आश्चर्य की बात यह है कि आप जिस मुल्क में रह रहे हैं, तो उसमें एक आतंकी संगठन के फेवर में आप समर्थन कर रहे हैं, उसके खिलाफ किसी ने कोई प्रदर्शन नहीं किया। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है। जबकि ये जो देश हैं, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इनकी नीति है हमास की खिलाफत करना और इजराइल का समर्थन करना। इसके विपरीत इन्हीं देशों में रहकर, इन्हीं देशों का खाना पानी खा पी कर जो आप आराम से सुविधाएं भोग रहे हैं, उसके बावजूद भी उनकी गवर्नमेंट, वहाँ के जो मूल निवासी हैं, उनकी भावनाओं के विपरीत जाकर वहाँ पर जबरदस्त प्रदर्शन हुए। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन देशों ने वो प्रदर्शन होने दिए, इन्होंने कोई पाबंदी नहीं लगाई। चाहते तो ये देश आराम से, चूंकि ये इजराइल का समर्थन कर रहे थे और हमास के खिलाफ थे, तो ये चाहते तो उन प्रदर्शनों पर रोक भी लगा सकते थे। लेकिन ये चूंकि डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, यूरोपियन जितने भी कंट्री हैं ये, तो इन लोगों ने, मतलब वहाँ की सरकारों ने, इन देशों की सरकारों ने वो प्रदर्शन होने दिए कोई। लेकिन इससे संदेश ये चला गया, पूरी दुनिया में इससे नकारात्मक संदेश गया। एक तो ये शरणार्थियों ने वहाँ पर जो उपद्रव मचाया, जो उत्पात मचाया, जो तोड़फोड़ करी, और दूसरी बात यह जो फिलिस्तीन वाला जो मुद्दा है, इस पर जो प्रदर्शन, धरने प्रदर्शन हुए जिस तरह से, वो हमास के फेवर में। फिलिस्तीन और हमास को इन्होंने एक मान लिया। फिलिस्तीन का की तकलीफ बिल्कुल जायज़ है, वो अपनी जगह, उस पर कई देश इस बात के लिए सहमत हैं कि जो फिलिस्तीन के साथ हुआ है वो गलत हुआ है। लेकिन हमास के साथ कोई भी देश खड़ा नहीं हुआ, सिवाय ये कि जो धरना प्रदर्शन जिन लोगों ने किया उनके अलावा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ही, इसके अलावा दोस्तों एक पक्ष और भी है
जहाँ तक मुसलमानों पर जुल्म सितम की बात है, उन पर अत्याचार की बात है, वो पूरी कहीं भी दुनिया में हो तो तुरंत आवाज़ उठने लग जाती है। मैंने पिछले वीडियो में भी ये बात विस्तार से कही है कि चीन जो है वो उइगर मुसलमानों पर कई सालों से लगातार अत्याचार कर रहा है, उनको जेलों में बंद कर रखा है, उनकी मस्जिदें उन्होंने ढा दी हैं। वो चीन ये चाहता है कि यहाँ पर मस्जिद नहीं रहे, और ये जो मुसलमान हैं वो उनका दिमाग बदलने की कोशिश में है। उनको कैंपों में रखा गया है वहाँ पर उइगर मुसलमानों को, और कैंपों में रख के वो चीन की जो शिक्षा दीक्षा है, जिस तरह से कम्युनिस्ट सरकार चलती है, जो आप जानते ही हैं कम्युनिस्ट सरकार की जो फिलॉसफी है वो ये है कि वो किसी भगवान को या किसी धर्म को नहीं मानते, तो वो उसको उसी रूप में तैयार कर रहे हैं। लेकिन इस पे पूरी दुनिया के मुसलमान चुप हैं, पूरी दुनिया के जो खाड़ी देश हैं खास तौर से, जो पूरी मुसलमानों के अगुवा बनते हैं, नेता बनते हैं, वो भी इस मुद्दे पे चुप हैं। और इवन जब ये युद्ध हो रहा था, अभी तो युद्ध विराम चल रहा है हमास और इजराइल के बीच में, जब युद्ध हो रहा था तो युद्ध रुकवाने के लिए अरब के खाड़ी देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो अमेरिका गए, वो चीन गए, और चीन में उन्होंने वहाँ पर उनसे मुलाकात करी। और एक आश्चर्य की बात यह कि उन्होंने वहाँ पर उइगर मुसलमानों के मामले में एक वर्ड तक नहीं कहा। तो ये देखिए, ये दोहरे मापदंड है, ये डबल स्टैंडर्ड है कि एक तरफ पूरी दुनिया में कहीं भी कुछ होता है तो आप जो है उसके खिलाफ तुरंत तैयार हो जाते हैं, लेकिन चीन के खिलाफ किसी का बोलने का साहस नहीं है। तो दोस्तों, अब ये हो ये रहा है कि ये जो वातावरण बना है, जो शरणार्थियों ने जो उपद्रव मचाया है, जो इन यूरोपियन यूनियन के जो सदस्य देश हैं उनके गले की हड्डी बन गए हैं, और वो अब उनसे निजात पाने के लिए हैं। तो अब वो ये रहा है कि एक पूरी दुनिया में मानसिकता एक तैयार हो रही है, पूरी दुनिया में एक मैसेज जा रहा है कि ये जो है ना, ये जो कौम है, मुसलमान जो हैं, ये किसी भी देश में जब जाते हैं तो ये वहाँ ठीक तरीके से नहीं रहते, इनका आचरण व्यवहार बहुत ही खराब है। और पाकिस्तान में इस मामले में आप ये कहें कि कोड में खाज का काम किया है। जहाँ जहाँ पाकिस्तानी गए हैं बाहर, उनमें से बहुत सारे लोगों ने ऐसी बदनामी कराई है, न केवल पाकिस्तान की बल्कि पूरी कौम की, पूरी बिरादरी की, पूरी मुस्लिम समुदाय की उन्होंने पूरे विश्व में बदनामी कराई है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ वीडियो में कि पाकिस्तान के लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं अरब देशों में, और वहाँ जाकर वो भीख मांगते हैं, फिर वहाँ पर वो उल्टे सीधे हरकतों में शामिल होते हैं, जेब काटने तक में शामिल हैं। ईरान और अरब की जो जेलों में 90% जो भिखारी हैं, बंद हैं, वो पाकिस्तानी हैं। ये पाकिस्तान के लोगों ने वहाँ जाके किया है। यहाँ से वो शरण लेने के लिए नाम पर जाते हैं वहाँ पर, और वहाँ मक्का मदीना तक पे उन्होंने ऐसी हरकतें की हैं, जो इनका सर्वाधिक पवित्र स्थल है, वहाँ भी वो ऐसी हरकतें से नहीं चूकते। तो जो बदनामी जो कराई है वो पाकिस्तान ने के लोगों ने भी वहाँ जाकर विश्व में मुसलमानों की कम नहीं कराई है, खूब कराई है बदनामी। तो ये जो तमाम जो कारण है, शरणार्थियों वाला मुद्दा हो, फिलिस्तीन का विरोध वो समर्थन वाला मुद्दा हो, हमास का समर्थन वाला, ये पाकिस्तान ने जो हरकतें की हैं बाहर जाकर, ये जो तमाम, इससे जो वातावरण पूरी दुनिया में तैयार हुआ है, वो मुसलमानों के खिलाफ वापस एक नए सिरे से नफरत का, इनसे दूरी बनाए जाने का, और इनको संदेह की दृष्टि से देखे जाने का पूरी दुनिया में फिर से एक वातावरण नया तैयार हुआ है। आपको बताइए कि हॉलैंड में अभी चुनाव हुए हैं, तो जो मौजूदा जो हॉलैंड के जो नीदरलैंड जिसको कहा जाता है, उसके जो अभी नए जो नेता चुने गए हैं, हालांकि वो प्रधानमंत्री अभी नहीं बने हैं पूरी तरह से, लेकिन वो इसी मुद्दे पे इस्लामी फोबिया के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा। उन्होंने कहा कि यहाँ हमारे संसाधनों पर पहले डच लोगों का, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, उनका हक है, इनका हक नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वो पूरे यूरोपीय यूनियन के सभी देश जो है वो शरणार्थियों की हरकतों से परेशान है। मैं आपको बताता चलूँ कि ब्रिटेन में जब यहाँ से पाकिस्तानी गए और वहाँ जाकर उन्होंने कोई रोजगार नहीं किया, उन्होंने शरण तो वहाँ पर ले ली लेकिन काम धंधा नहीं किया। अब चूंकि ब्रिटेन सरकार की पॉलिसी है कि वो बेरोजगारों को वजीफा देती है, तो वो वजीफे पे ही अपना जीवन चला रहे हैं, क्योंकि वजीफा पाउंड में मिलता है और अच्छे खासे पाउंड होते हैं वहाँ पर। तो वो अब कोई मेहनत मजदूरी करने के बजाय, कोई काम सीखने के बजाय, कोई रोजगार की तलाश करने के बजाय, वो वहाँ पर केवल सरकार पर बोझ बने हुए हैं, और ये हरकतें उनकी वहाँ पर हैं। तो ये जो तमाम जो चीज़ें हैं, जो पोलैंड में जो चुनाव हुए हैं, जिस तरह की जो बात अब की जा रही है, और वो साफ साफ वहाँ के जो होने वाले प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये स्पष्ट कह दिया है कि वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उन्होंने साफ कहा है कि जिस देश को, जिस शरणार्थी को या जिस मुसलमान को हमारे देश में कोई दिक्कत हो रही हो, तो वो यहाँ से बाहर चला जाए, वो निकल जाए यहाँ से, यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है उसको। तो अब ये नौबत आ चुकी है। दरअसल बात ये है कि आप देखिए, एक तरफ तो चीन है जो मुसलमानों पर जमकर दमन कर रहा है, जमकर अत्याचार कर रहा है। दूसरी तरफ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं,
उन्होंने अपने पलक पावड़े मानवता के नाते खोल दिए, लेकिन उसका ज़बरदस्त दुरुपयोग किया जा रहा है। और दुरुपयोग इस हद तक किया जा रहा है कि वहाँ के जो वाशिंदे हैं, वहाँ के जो नागरिक हैं, वो तंग हो चुके हैं, वो परेशान हो चुके हैं। तो मैं आपको कुछ जो मुसलमान विशेषज्ञ हैं, जो मुस्लिम विशेषज्ञ हैं, जो पश्चिमी देशों में रहते हैं वहाँ के, और कुछ पाकिस्तान के जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके बीच में जो यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने इस मुद्दे को लेकर क्या राय रखी है। तो आइए मैं आपको इसके लिए पाकिस्तान ले चलता हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, और दोस्तों इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और प्लीज़ बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। यूरोप के अंदर एक वेव चल पड़ी है, गियर्ड विल्डर्स जो है वो एंटी इस्लाम लीडर है, वो आ गया है। फिर वो न्यूयॉर्क में ओबामा के जो एक एडवाइजर थे, वो एक स्ट्रीट वेंडर से। ये क्या खिचड़ी बन रही है मिडल ईस्ट में? पहले ही जो है वो हालात खराब हैं, हम पैसे मांग रहे हैं और दुनिया जो है वो आपस में एक और एग्रीमेंट करने की तरफ जा रही है। COP28 की भी मीटिंग हो रही है यूएई में, जिसमें सुना है नरेंद्र मोदी साहब भी जा रहे हैं, हमारे वजीर आजम साहब भी जाएंगे। हाउ डू यू सी दिस, पर्टिकुलरली हमारे वजीर आजम का जो ट्रिप है और ये यूएई टूवर्ड्स यूएई, और दूसरा तार साहब ये जो यूरोप के अंदर एक राइट विंग लीडर और मिडल ईस्ट की जो सिचुएशन है इसको। अल जजीरा ने इतनी बड़ी कैंपेन चलाई है, तो आपका क्या ख्याल है दूसरे जो आउटलेट्स है उन्होंने भी तो कैंपेन चलाई है ना, जो हमास ने किया था, वो भी रोज चलाते हैं, और उसका रिएक्शन तो होगा, जाहिर है उसका रिएक्शन होगा। सोसाइटी को जब आप इतनी चीजें फीड करते हैं, उसका रिएक्शन होगा। और दूसरा, मैं ये सबसे आगे, उससे आगे चलते हैं चीमा साहब, अगर देखा जाए अब जिस तरह हालैंड की मैं बात कर रहा हूं, जो कि वहां पे वो वाइल्डर साहब है जो वहां पे जीते हैं इलेक्शन, ग्रीट वाइल्डर, जिनके पास 35 सीटें हैं, और वो भी बिल्कुल स्टीवर्ड के सके भाई लगते हैं, उनकी जो स्टेटमेंटें देखें। लेकिन चीमा साहब, मेरा एक क्वेश्चन मार्क है, मुस्लिम इमिग्रेशन ने आज तक सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि मुसलमान जो हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज में लेने के आते हैं। अमेरिका जिस कंट्री में मैं यहां बैठा हूं, इसे क्रिश्चियन कंट्री, मुझे अगर इनके सिस्टम के साथ इख्तलाफात हैं, मुझे अगर क्रिश्चियनिटी से इतनी नफरत है, मुझे अगर जूदाइज्म से इतनी नफरत है, व्हाट द हेल आई एम डूइंग हियर टू बिगिन विद। ये मैंने क्वेश्चन हर मुसलमान से यहां पूछा है, कोई जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं। कहते हैं जी हम मेहनत करने आए, मजदूरी करने आए, तो सऊदी अरब जाओ, जाके उसे जुतियां फ्री खाओ नालों नहीं। आपको पता ही है सऊदी अरेबिया के लिए आपके लिए मखसूस अल्फाज है वहां, उनके कल्चर में, उनकी जबान में आपको गरीब मस्कीन कहा जाता है आपको। तो फिर आप वहां जाए मजदूरी करनी है, तो आप यहां क्या लेने आए? ये तो क्रिश्चियन कंट्री। मैं चीमा साहब यहां लॉ स्कूल गया था, तो मेरे लॉ प्रोफेसर बताते थे कि यहाँ के रिलीजन के, यहाँ पे लॉ इनके कावानीन के ऊपर कैथोलिक रिलीजन की ठाप है। तो फिर यहां आप लेने क्या आते हैं? अब आपने रहना इन मुल्कों में है, लेकिन इंटीग्रेट नहीं करना। आपने बर्तानिया को बैंकरप्ट कर दिया, 8-8 बच्चे पैदा करके, वहां पे काम नहीं करना आपने, इंटीग्रेट नहीं करना आपने। तो चीमा साहब, उनका कसूर है कि आपका, अगर आपका कसूर है, आपने पेरिस को क्या दिया है आज तक? वहां पे मुसलमान इमिग्रेट, मेरा ये क्वेश्चन मार्क है। मेरे साथ कोई बंदा डिबेट करे, मैं ये चैलेंज करता हूं, आपकी मुस्लिम इमिग्रेशन ने दुनिया को अभी तक दिया क्या है? क्या दिया? किसी वेस्टर्न मुल्क को कुछ दिया इन्होंने? मेरा ये चैलेंज। अब वो तंग आ चुके हैं। मैंने उस बंदे की पूरी स्पीच सुनी है, वाइल्डर की, जो डच है। उसने कहा जिन घरों में ये बैठे हैं, उससे सबसे पहले डच सिटीजन्स का हक है। जो जाबें ये छीन रहे हैं, उन पे सबसे पहले डच सिटीजन्स का राइट है। आपको तलियों पे उठाते हैं वो, पॉलिटिकल असाइलम के चक्कर में। कनाडा अभी भी उठा रहा है। फिर आप वहां रहते हैं, फिर यू बैड माउथ अबाउट देम एट द सेम टाइम, और फिर आप कहते हैं कि हमने लंदन को इस्लामिस्तान बनाना है। आप, और यार पाकिस्तान की तुम जम पड़ो, पहले पाकिस्तान से इस्लाम बना लो। वहां पे शरिया की कोई चीज में, पाकिस्तान में मेरी नजर में कोई चीज इस्लामिक नहीं है। मेरी नजर में कोई इस्लामिक चीज नहीं है वहां पे। आप कहते हैं उठ के जाके लंदन को जाके आपने पूरे इंग्लैंड का नाम चेंज करना चाहते हैं आप। मैंने वो सुना है, चौधरी साहब हैं आपके, वो बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं, हमेशा वो कहते हैं हमने इंग्लैंड का नाम चेंज करके इस्लामिस्तान रखना है, पता नहीं कोई इस तरह करनी बात। और यार जहां की पैदावार, वहां पे तो देखो वहां हालात हैं इस्लाम के क्या है। वहां सारा मुल्क जो, मुझे कल किसी ने मीम किया था, उसने कहा था अब तक इस्लामी कवानीन के मुताबिक सिर्फ सूर ही हमसे बच सका है। शराब, जना, रिश्वत, करप्शन, हर चीज हमने कर ली, सिर्फ एक चीज हमसे बची हुई है, वो सूर है सिर्फ। वो पता नहीं किस तरह बच गया है। मेरा मकसद दो दिन पता नहीं मुसलमाना की कितनी की नफरत है, लेकिन दूसरा हर काम मुसलमान कर रहे, हर काम कर रहे। तो चीमा साहब, इस्लामिक इमिग्रेशन जिस तरीके की है, और दूसरा एक और बात है,
चीमा साहब आपकी भी बड़ी सख्त मेहरबानी है, जितने पढ़े लिखे और ढंग के लोग हैं वो तुसी पाकिस्तान बह जाते हो, तो जिन्ने तुसी सारे जो जड़ा 8वीं फेल है उन्होंने तुसी अमेरिका भेज देते हो, उसको कहते जा वलैत पैसे कमा, चुबारा बनाना है, 2 स्टोरियां बनानियां, इलेक्शन लड़ना है तेरे बड़े भरा ने, तो बेटा तू जा यूनान चला जा, ग्रीस चला जा, वो फिर उत्थे जा की करदा वो। आप अब कहते हैं कि वाइल्डर उतो कड़ दिन फिरदा, वाइल्डर क्या करे, वाइल्डर क्या करे? चीमा साहब जर्मनी क्या करे? अब मेरा क्वेश्चन है, अब जर्मनी क्या करे? आपने दुनिया को, इस्लामिक इमिग्रेशन ने दुनिया को घुटनों पर ले आए, आप घुटनों पे ले आए, माफिया मांग रही दुनिया आपसे, कहते खुदा। आपको पता है यूके के अंदर एक प्रोग्राम शुरू किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अपनी सिटीजनशिप बेचें या हमें दे दें, इतने पैसे लेकर आप वापस चले जाएं पाकिस्तान। आपके लोगों ने वो बेची वहां पे सिटीजन, वापस पाकिस्तान आके फिर इलीगल इंग्लैंड चले गए वापस। दिस वाज द प्लान फ्यू इयर्स बैक कि आप लमसम पैसे इतने लाख पाउंड ले लें, प्लीज गेट द हेल आउट ऑफ हियर। लोगों ने वो भी कैश कराया और वापस जाके। और मैं सबसे बड़े, मैं एक दफा शर्मिंदा हुआ चीमा साहब, यहां मैंने अपनी एक दफा इंश्योरेंस कराई, ये 15 साल पुरानी बात, 15 साल पुरानी। जो खातून मेरी इंश्योरेंस करने आई उसने कहा तुम पाकिस्तान से हो, तुम्हारी इंश्योरेंस पे हमने इन्वेस्टिगेशन करनी। मैंने कहा वो क्यों भी, व्हाई यू वेरी रेसिस्ट? उसने कहा नहीं, पाकिस्तान में हस्बैंड जाके वहां से डेथ सर्टिफिकेट भेज देता है, बीवी यहां पे क्लेम ले लेती। उन्होंने कहा फिर उसके बाद अमेरिकन एम्बेसी ने कब्रिस्तानों के लोग अंदर भेजे, जाली कब्रें निकली, जाली कब्रें बना बना के भी आपने क्लेम यहां से लिए। अब वो डीएनए कराते हैं, वो कहते हैं सैंपल दो मुर्दे दा होना। चीमा साहब वाहिद मुल्कों में से, पाकिस्तान एक वाहिद मुल्कों में से मुल्क है, आप जब इमिग्रेशन यहां पे अप्लाई करते हैं आपके बच्चों का डीएनए कराया जाता है, क्योंकि आपने, एक बंदे ने यहां से 20 बच्चे अपने गांव के सारे रिश्तेदारों के यहां पे माइग्रेट किए। अब आप कहते हैं वाइल्डर आपके साथ क्या करेगा? को अब ये माफिया मांगने पे आ चुकी हैं कौमें आपसे। आप करते क्या है, 18 बच्चा पैदा करते हैं, स्कूल नहीं भेजना उनको, स्कूल नहीं भेजना, सोशल पे लगा दिए, सोशल सिक्योरिटी ले रहे हैं। चीमा साहब यूरोपियन मुल्कों के अंदर सिंगल वुमेन को ज्यादा खर्चा मिलता है, पेपरों में डाइवोर्स दे देते हैं, बाप बच्चों को बताया जाता है कि अगर इन्वेस्टिगेटर आए तो उसको कहना ये तुम्हारी मां का बॉयफ्रेंड है, ही इज नॉट योर फादर। बच्चे दरवाजे पे इन्वेस्टिगेटर्स को कहते हैं कि ही इज नॉट माय फादर, ही इज माय मदर्स बॉयफ्रेंड। तो मदर इज सिंगल है तो उसको पैसे। चीमा साहब वाइल्डर वहां क्या करेगा, क्या करेगा? तो मैंने इनकी कई सारी स्पीचेस सुनी, कई सारी स्पीचेस सुनी, तो कहीं इन्होंने ये बोला कि मुस्लिम्स आर फासिस्ट, कहीं इन्होंने ये बोला कि अगर कोई मुसलमान हमारी सेक्युलर लॉज का सम्मान नहीं करता है, उसको लगता है शरीयत ही इज द बेस्ट एंड नंबर 1, तो वो हमारा देश छोड़कर चला जाए। मुझे इसकी पूरी सारी बात में, मैंने 4-5 स्पीच सुनी, मुझे कहीं भी इसकी बात में कोई चीज एंटी इस्लामिक नहीं लगी। मुझे एंटी इस्लामिक ये तब लगता जब ये कहता कि नीदरलैंड्स में रहने वाले मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकते, मुसलमान रोजा नहीं रख सकते, मुसलमान यहां से हज पे नहीं जा सकते, मुसलमान यहां पर ज़कात नहीं दे सकते। तब मुझे लगता कि हाँ भैया ये तो एंटी इस्लामिक, एंटी मुस्लिम आदमी है, जैसा बहुत से इलाकों में चाइना कर रहा है, पर उसको एंटी इस्लामिक बोलने का दम किसी के पिछवाड़े में नहीं है, ना किसी इस देश के नेता के पिछवाड़े में है, ना अरब नेशन के किसी के पिछवाड़े में है, ना पाकिस्तान में किसी के पिछवाड़े में है। वो डबल स्टैंडर्ड अलग बात है, उस पर कभी और बात कर लेंगे, पहले भी बात कर चुके हैं। और इन्होंने एक स्पीच में बोला, 2. Sluit onze grenzen onmiddellijk voor asielzoekers en immigranten uit islamitische landen. Zeg Schengen op en voer weer eigen grenscontroles in. 3. Begin met het ontmantelen van de instituties van de islam, zoals moskeeën. En begin bijvoorbeeld met het sluiten van al die moskeeën die buitenlandse financiering krijgen. En waar bijvoorbeeld Diyanet, het Turkse ministerie van Godsdienstzaken, de baas is. En niet wij. 4. तो अगर कोई भी आदमी ये मानता है कि मैं ही जो बोल रहा हूं वो सच है, मेरी ही कायनात पर हुकूमत है, मेरी ही खुदाई पर हुकूमत है, मेरे अलावा किसी को जन्नत नहीं मिल सकती, मेरे अलावा किसी को स्वर्ग या हेवन नहीं मिल सकता, क्योंकि वो मेरी सोर्स पे नहीं चलता है,
तो भैया डिक्शनरी के हिसाब से उस आदमी को फासिस्ट ही बोला जाता है। अब फासिस्ट होने में अगर मुसलमान को गर्व महसूस होता है तो वो फासिस्ट कहे जाने पर नाराज ना हो, बड़ी सिंपल सी बात है। तो ये इन्होंने कमान संभाली है। और अब ये एक लोग कह रहे हैं, मैंने भी कुछ दिन पहले वीडियो में देखा था कि 20 साल बाद पता चलेगा जो यूरोप का हाल धीरे धीरे होता जा रहा है, ये मुसलमान यूरोप की पॉलिटिक्स को कैप्चर कर लेंगे या एक वो स्टेज आएगी कि यूरोपियंस कहेंगे इनफ इज इनफ, बेटा निकलो यहां से, बस बहुत हुआ। ये 20-25 साल में पता जाकर चलेगा। मुझे नहीं लगता कि व्हाइट्स इतने बेवकूफ हैं कि अपने हाथ से कमान जाने देंगे, लगता नहीं है। पर फिलहाल ऐसा लग रहा है कि जा रही है, वो एक अलग मुद्दा है, वो एक अलग बात है। तो इसको जो पूरा ये डेवलपमेंट माना जा रहा है, ये एक नई शुरुआत मानी जा रही है यूरोप में। लेट अस सी आगे जाके ये क्या रूप लेती है। लेकिन एक बात यहां से निकल के आती है, इसको तो आपने एंटी इस्लामिक बोल दिया, इसको तो आपने एंटी मुस्लिम बोल दिया, इसने तो आपने तो ये बोल दिया है मुसलमानों का दुश्मन है वगैरह का वगैरह। उसने कहा भैया अगर तुम्हें नहीं मानना है अपने देश चले जाओ। उसने ये नहीं कहा कि मुसलमानों का नरसंहार कर दो, ना ना ना। तो बात को बिल्कुल जितना आपको जिससे शिकायत है सच बोलिए कि क्या शिकायत है। शिकायत को बढ़ा चढ़ा के विक्टिम कार्ड ना प्ले करिए अपना। आप जाइए अपने मुल्क में, दरुल इस्लाम जाइए, रहिए शरीयत में, रहिए आपको जो सही लग रहा है निजाम मुस्तफा के हिसाब से, क्या प्रॉब्लम है। हकीमिया को मानिए आप, अल्लाह के हुक्म को। लेकिन आप अगर किसी और देश में इमिग्रेंट बन के रहे हैं, माइग्रेट करके गए हैं, अपने मुल्कों से भूखे नंगे रोटी के लिए, छत के लिए, सुरक्षा के लिए गए हैं, तो भैया वहां की अगर तुम नहीं मान रहे हो और तुम्हें कोई झेल रहा है तो झेलने वाले को तो जूते पड़ने चाहिए मेरी तरफ से। वो झेलने वाले को तो जूते पड़ने चाहिए। में हमें यही नजर आता है कि गोरों के ऊपर सख्त पुलिस होती है, लेकिन ब्राउन्स के ऊपर थोड़ा हल्का हाथ होता है, क्योंकि उन्हें ये होता है कि यार ये माइनॉरिटीज हैं, हम पे कहीं रेसिज्म का धब्बा ना लग जाए, क्योंकि पूरा वेस्ट जो है इस वक्त लिबरलिज्म के फार लेफ्ट पे गया हुआ है। ये वो फार लेफ्ट की, और इसी के रिजल्ट में वोकिज्म भी निकली है। तो इसके नतीजे में ये जो बायस है, इसके नतीजे में पूरे वेस्ट में एक वेव आ रही है जो लोगों को राइट की तरफ शिफ्ट कर रही है। इवन के जो सेंटर के लोग थे या लेफ्ट ऑफ द सेंटर के लोग थे, वो भी अब कंजर्वेटिव राइट साइड पे आ गए हैं। और अगर यही हिसाब चलता रहा, जैसे कहते हैं पेंडुलम शिफ्ट होता रहता है, और ये पेंडुलम जो है ये शिफ्ट हो रहा है राइट साइड की तरफ। हमने देखा इटली में आई प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी बड़ी सख्त जबान इस्तेमाल की मुसलमानों के हवाले से, मुसलमानों की माइग्रेशन के हवाले से, और वो वजीर आजम बन गई। लेकिन प्रॉब्लम ये फार राइट के, या फार राइट तो नहीं कहना चाहिए, कंजर्वेटिव लोगों की भी प्रॉब्लम ये है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन के कुछ अपने असूल हैं कि हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। अगर हम ये नहीं कह सकते कि हमने मुसलमानों को नहीं आने देना, बाकियों को आने देना। तो यूरोपीय यूनियन का ऊपर चेक होता है, जिसकी वजह से बर्तानिया में भी ये मूव आई, और कंजर्वेटिव पार्टी जो उधर के राइट के लोग हैं, उन्होंने ब्रेक्जिट कर दिया, वो यूरोपीय यूनियन से निकल गए। इसी तरह नेदरलैंड में, अभी इसके ऊपर भी बात करते हैं अभी, लेकिन तो ये मूवमेंट आई हुई है। तो इस वजह से जो इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं, इवन दो उन्होंने कहा कि मैं मुसलमानों की माइग्रेशन के ऊपर सख्त हाथ रखूंगी, लेकिन जब वो वजीर आजम बनी तो उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि यूरोपीय यूनियन का ऊपर चेक है। इसका मतलब क्या है? यूरोपीय यूनियन जो एक बड़ी जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबलिज्म की तरफ हमें जाता हुआ दिखाया कि हम सारे इकट्ठे हो सकते हैं। ये सारे गोरे ममालिक जो थे, इन्होंने आज से 70 साल पहले एक दूसरे की धज्जियां उड़ाई थी, लेकिन ये इकट्ठे हो गए अपनी म्यूचुअल वैल्यूज के ऊपर। लेकिन अब वो वैल्यूज भी इंतशार का शिकार हो रही हैं, क्योंकि ये फार लेफ्ट पे चले गए। ये उन्होंने गलती की कि तमाम दुनिया के लोग जो हैं वो एक जैसे हैं, वो एक जैसे नहीं होते। यहाँ पर मुसलमानों में बिलीव किया जाता है कि जो गुस्ताखी करे उसका सर तन से जुदा कर दे, अगर जना करोगे तो उसको संसार करके मार दो, चोर के हाथ काट दो, बुरके लाओ, वगैरह वगैरह। जो इनलाइटेंड मुआशरे हैं वहां पे ये ख्यालात नहीं होते लोगों के। इस वजह से वहां पर अब अंदर से आवाज आ रही है कि हमने अपने कल्चर को प्रिजर्व करना है, और अगर हमें यूरोपीय यूनियन रोकेगी तो हमने यूरोपीय यूनियन से निकल जाना है। तो इसलिए अब अगला स्टेप ये हो रहा है कि जहां पे कंजर्वेटिव पार्टियां ताकत में आ रही हैं, लेकिन चूंकि यूरोपीय यूनियन की वजह से वो इमिग्रेशन की पॉलिसी नहीं बना पा रही, तो उन्होंने अगला स्टेप क्या करना, उन्होंने यूरोपीय यूनियन से निकल जाना, और एक एक करके यूरोपीय यूनियन खत्म हो जाएगी। यही वादा किया है गिर्ट विल्डर्स ने, जिनको आप जानते हैं। उन्होंने ड्रॉ मोहम्मद डे के ऊपर भी उन्होंने बात की, और बड़ी सख्त किस्म की जबान इस्तेमाल की हजरत मोहम्मद के लिए भी, और जो हदीसों में लिखा हुआ बेसिकली कोई अपनी तरफ से कोई बात ऐड नहीं की। वही बात की जो नुपुर शर्मा ने की, हजरत मोहम्मद की शादी की हजरत आयशा के साथ, उनकी कम उम्री की वजह से, और उनकी बहू से शादी, और कत्ल गार, सरतन से जुदा, वगैरह वगैरह। वो इन चीजों की बातें करता है, और खुल के करता है, सेंसर किए बगैर करता है। वो राइट विंग का आदमी है, और उसकी हर पॉलिसी से मैं तकरीबन एग्री नहीं करता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो बातें लेफ्ट के लोगों को करनी चाहिए
वो राइट के लोग कर रहे हैं एज फार एज कल्चरल अप्रोप्रिएशन इज कंसर्न। कल्चरल अप्रोप्रिएशन की जाती है कि तमाम कल्चर के लोग एक जैसे हैं। ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, मुसलमानों की कल्चरल वैल्यूज हो रहे हैं और वो बड़ी खतरनाक है। हम ये समझते थे कि गोरों के रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए ये देख के, लेकिन इन्होंने ऐसी गोली कराई इस्लामोफोबिया की, हिजाब एम्पावर्स वुमेन और इस तरह की ड्रामेबाजी इन्होंने की कि लेफ्ट के लोग वो और पागल हो गए। उन्होंने और इनको शील्ड करना शुरू कर दिया। अभी ये प्रो पैलेस्टाइन के मुजाहरे हुए हैं जिसने पूरे वेस्ट को हिला दिया है, और ये हमें नजर आ रहा है। अब लोग जो लिबरल लोग थे, जो सेंटर के लोग थे या लेफ्ट के लोग थे, सेंटर ऑफ द लेफ्ट के लोग थे, वो अब राइट की तरफ जा रहे हैं।